हाँ जी। अ, आपका मेरा कॉन्वर्सेशन लॉ ऑफ डिमांड पे चल रहा था, बराबर। रिकॉर्डिंग चालू हो गई कि नहीं देखूंगा एक बार ध्यान से। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड को अपन लोगों ने ये बोला था सिटरस पैरेबस। सिटरस पैरेबस बोले तो अदर थिंग्स रिमेनिंग। ये अदर थिंग्स कौन है, प्राइस या प्राइस के अलावा वाली? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अदर थिंग्स हैं। इनकम, फैशन, पॉपुलेशन। तो सिटरस पैरेबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इनको रोक दो। सिटरस पैरेबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन, इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप। यस और नो? चलो यहां तक अपनी पढ़ाई हुई थी, आगे बढ़े थे क्या अपन इससे? इतनी हुई थी। ठीक है, तो मेरे को अब अगला सवाल का एक सवाल का जवाब दो। तो आपका कहने का मतलब है प्राइस से डिमांड पे चेंज आता है? यस और नो? तो मैं अगर ये बोलता हूं लॉ ऑफ डिमांड, नीचे लिख रहा है वो, तो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है? एक मिनट, ये मात्रात्मक है या गुणात्मक है? सर ये हिंदी वाला नहीं समझ में आया। क्वांटिटेटिव नंबर वन, क्वालिटेटिव नंबर टू। हैंड रेस करके बताओ, वन या टू? हाँ, अपना अपना व्यू हो सकता है। आई नीड दिस इधर वन और टू फ्रॉम योर साइड। क्वेश्चन फिर से बोलूं क्या? हाँ सर, हमने क्या पढ़ा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड कम्स डाउन, इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप। यस और नो? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, लॉ ऑफ डिमांड इज अ डैश स्टेटमेंट, डैश। नंबर वन क्वांटिटेटिव, नंबर टू क्वालिटेटिव। अपना हाथ खड़ा करने के बाद अड़ोस पड़ोस में न झांके कि क्या कर रहा है दूसरा। हम्म। मैडम, टू, वन, वन। वन वाले हाथ ऐसे ऊपर करो पूरा। ये वन वाले नीचे रख दो। टू वाले। हम्म। अब कुछ एक लोग दोनों में हाथ खड़ा कर दिए हैं। एंड द आंसर इज क्वालिटेटिव नंबर टू। क्यों? अगला सवाल होएगा क्यों। जोर से पूछो क्यों। हाँ, इसलिए सुनना, नायका और शुगर कॉस्मेटिक पे सेल लगेगी तो बॉयज ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या गर्ल्स? क्योंकि वो लोग सजना संवरना मेकअप वगैरह सब ध्यान देंगे वो, बराबर। वर्सेस जीन्स और टी शर्ट पे सेल लगेगी तो बॉयज गर्ल्स या ऑल ऑफ देम? फॉर्मल कपड़ों पे सेल लगेगी तो टीनेज बॉयज गर्ल्स या सीनियर पीपल, मुझ जैसे लोग। मेरे को फॉर्मल ट्राउजर शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मेरे को क्लाइंट से मिलना रहता है। तो वहाँ ऑफिस यहाँ से निकल के डायरेक्ट ऑफिस जाना हो तो वहाँ मैं टी शर्ट तो नहीं पहन के जा सकता जिसमें खोपड़ी बनी हुई है यहाँ पे, और बैक प्रिंट, नारुतो, शिनचैन, द डार्क नाइट। फिर ऐसी टी शर्ट भी आती है ना, माई डैड इज एन एटीएम, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रूइंड मी। बहुत सारी आती ना। आओ कभी पोचिंकी पे, आओ कभी हवेली पे, हसल नहीं क्या भसड़ नहीं हसल करो, अपना टाइम आएगा। ये बहुत चली थी। ये सब नहीं चल पाता, ठीक है। अब एक मिनट सुनो। मैंने तीन सिचुएशन बोली। मेकअप आइटम्स पे प्राइस गिरा तो सिर्फ गर्ल्स अट्रैक्ट हुई। जीन्स टी शर्ट पे गिरा प्राइस तो बॉयज एंड गर्ल्स टीनेज वाले हुए। फॉर्मल कपड़ों का प्राइस गिरा तो मैं हुआ। तो अब एक बात तो सही है, भाव गिरने पर डिमांड बढ़ेगी, पर डिमांड हर बार एक जैसी बढ़ेगी या पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो जाएगी? देयरफॉर इट इज क्वालिटेटिव।
विपरीत संबंध है मांग और मूल्य का, इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन कितना है वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता। अब जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, उधर देखना स्क्रीन, मेरे को देखना, ये मैं अगर माउस छोड़ दूं अभी कहां जाएगा? क्यों? रिमोट छोड़ दूं तो कहां जाएगा? घड़ी छोड़ दूं तो कहां जाएगी? मोबाइल छोड़ दूं तो भी नीचे ही आया वो। यस और नो? क्यों आ रहा है ये सब नीचे? सर ग्रेविटी के कारण। यस और नो? तो देयर इज अ फिक्स नियम ऑफ ग्रेविटी, हाँ या ना? और ग्रेविटी के नियम में ये सुना भी होगा, कोई भी वस्तु को आप फेंकोगे तो नीचे वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आएगी, फिर चाहे वो पत्ता हो या वो पत्थर हो। यस और नो? वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फिक्स है, हाँ या ना? तो यही चीज का मतलब क्या हुआ फिर? जब वो फिक्स है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो उस हिसाब से यहां तो फिक्स नहीं है डिमांड में कि हर बार 9.8 या 10% या 4% होगा, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है। साइड में लिख के रखो, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर बिकॉज, मैं डिक्टेट करता हूं, लिख के रखो बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव इन नेचर बिकॉज I repeat, law of demand is qualitative in nature because प्राइस कम होने पे डिमांड तो बढ़ेगी, ऐसा इंग्लिश में लिख लो तो जल्दी क्लिक होएगा। प्राइस कम होने पर डिमांड तो बढ़ेगी, बिकॉज प्राइस कम होने पर डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन प्राइस कम होने पर डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन कितनी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आ गया? हेलो जी, थोड़ा जोर से, एक मिनट, वो एक सेकंड, ये कूलर का साउंड, उधर कूलर चल रहा है क्या उस तरफ? बिटिया, ओ मैडम, वो कूलर का स्विच बंद करो। दो मिनट, 2 मिनट। कितना बड़ा शोर कम हुआ जी। मेरे भाई आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही, 2 मिनट, पीछे बहुत सारे बच्चे, वो बातें बंद। हाँ बच्चे, हाँ। नेसेसिटी गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। एक्सेप्शन है, अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ये रहा 2 पेज बाद, एक्सेप्शन टू द लॉ, ये रहे एक्सेप्शंस में, ये रहा मेरे भाई, डिमांड फॉर नेसेसिटीज पॉइंट नंबर 6। तो अब क्या करूं? आएंगे, रुको जरा, सबर करो, सब एकदम से पढ़ लेंगे तो कैसे होगा? अभी तो असल बवाल शुरू होना है।
अच्छा एक बात बताओ, ओए, सब जने सस्ते पे ज्यादा खरीदेंगे, महंगे पे कम खरीदेंगे, ये पक्की बात है। तो अगर मैं इसको टेबल बना के रख दूं तो वो क्या कहलाएगा? डिमांड शेड्यूल। यस और नो? कुछ ऐसा। प्राइस और क्वांटिटी, 10 रुपए पे 20 डिमांड, 8 रुपए पे 40, 6 पे 60, 4 पे 80, 2 पे 100। हाँ या ना? नहीं आया? बराबर। नाउ माय क्वेश्चन इज 10 8 6 4 2, ये डिमांड शेड्यूल हो गया। तो अब इसी चीज को मैं अगर ग्राफ बनाने जाऊंगा मेरे बच्चे, तो क्या कहलाएगा वो? डिमांड कर्व। हाँ या ना? अब यहां पर एक बवाल होने वाला है, और बवाल इस बात पे है कि मेरा बवाल पे एक सवाल है। वो ये है कि ग्राफ बनाना पड़ता है। अब ये ग्राफ कमबख्त मारा बड़ी अजीब चीज होती है। किताब खोलो, कोई यूं आ रहा, कोई यूं आ रहा, कोई कहां जा रहा, कोई कहां जा रहा है, इसकी 12 बजाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति तब हो जाती है जब हम लोगों को ग्राफ का लॉजिक क्लियर नहीं होता है, और जनरली लॉजिक क्लियर होने में कई बार चैलेंज आ जाता है। हम पांचवी छठी सातवीं में जब हमें पढ़ाया जाता है, तो ग्राफ के लॉजिक के समय होता क्या कि टीचर समझाता है। अब बच्चे होते हैं हम, तो उस समय कुछ को समझता है, कुछ को नहीं समझता है। फिर बच्चा पूछता भी ऐसा क्यों? टीचर एक आध बार समझाता, दूसरी बार डांट देता है, चल बेवकूफ तेरे को तो आता ही नहीं है। अब ऐसा टीचर जब 6 7 छठी सातवीं क्लास के बच्चे को बोलते, तो बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई। उसके क्लास के दोस्त उसके मजे लेते लंच टाइम पर। फिर क्या होता है? अब बोले अब, तो बेचारा बच्चा अगले दिन से चुपचाप कॉपी उतारना चालू करता है बोर्ड से, समझे बगैर। और ये कहानी फिर 7वीं 8वीं 9वीं में बढ़ती है। और फिर हर बार वो मैथ्स के एग्जाम से पहले हाथ जोड़ता भगवान के, इस बार बचा ले भगवान, इस बार बचा ले। और ऐसे कई टॉपिक वो चुपचाप छोड़ता चलता है। मैं उन्हीं बच्चों में से था जो मैथ समझ नहीं पाते थे और बोर्ड से उतारते थे। आप में से कौन कौन है ऐसा? हम्म। क्लास में अगर 30 बच्चे होते ना, ट्रस्ट मी, पहले 8 10 को समझ में आता है, बाकी 20 को नहीं आता है। तो मैंने है ना क्लास में एक दिन, ये टीचर ने बनाया, ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये प्राइस, ये डिमांड, ये ऐसा जाता, ये ऐसा जाता। तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। टीचर जैसे इसको पढ़ाना चालू करते, तो टीचर बोलता ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैंने यस, मैंने मैडम आई हैव अ क्वेश्चन। बोले बोलो। ये एक्स को एक्स क्यों बोलते, वाई को वाई क्यों बोलते? बच्चे विशेष तौर से ध्यान देंगे, बड़ा डिफरेंट है और मामला, और ये किताबों में नहीं है। एक्स को एक्स क्यों बोलते, वाई को वाई क्यों बोलते? बताओ। बोलते हैं, ऐसा होता है, पर होने के पीछे कारण होगा ना। अब आप में से कोई एक के मन में आ रहा होगा विचार, मैं अभी से बोल रहा हूँ, हाँ तो ऐसे तो फिर आपको दीपक क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन तो वैलिड है। हाँ सर, शिष्टता का दामन अलाउ नहीं कर रहा पूछने के लिए, नहीं तो। अब आपने बोला है तो सवाल हमारे भी मन में आ रहा है, आपको दीपक क्यों बोलते हैं? तो लॉजिक है, हाँ है। मेरा जन्म जिस तारीख को हुआ, जिस समय और जिस स्थान पे हुआ, उसके अनुसार पिताजी पंडित जी के पास गए, बोले इसकी जन्म पत्रिका बनाओ। और जन्म पत्रिका के हिसाब से नाम का अक्षर बताया, बोले द, तो बोले हम नाम रखेंगे दीपक। तो लॉजिक तो है। तुम सब में से भी मैक्सिमम बच्चों के नाम इसी प्रकार रखे गए होंगे। आजकल के मॉडर्न बच्चों का नाम मम्मी पापा के नाम का मिक्स है। विकास और रिंकी तो वीरा, वारी, अलग अलग। आजकल की जनरेशन है नटालिया, शनाया, कबीर, आर्यन, अभी नए वाले। अब आपके बच्चों का नाम पता क्या रखना चाहिए? रमेश, सुरेश, कमला, माला। पता है क्यों क्यों क्यों? सुनो, 25 साल बाद ये नाम यूनिक होंगे। दूर का सोचो, जब सारे कबीर नटालिया आर्यन होंगे, बीच में से तुम कौन? कमला। तुम कौन? रमेश। जी। तो भैया एक्स को एक्स क्यों बोलते, वाई को वाई क्यों बोलते? और मेरा सवाल यहां खत्म नहीं हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि आप और मैं डायग्राम बनाते तो कुछ इसी लॉजिक को यूज करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ या ना? और बीच में सेंटर में जीरो है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ऐसा,
ये आया कहां से, इसका इसका सोर्स क्या है, इसका लॉजिक क्या है? पहली बात, मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सर जिंदगी सीधी सादी चल रही हो, आप ही खेल बिगाड़ रहे हो। हम मान के चल रहे थे अभी तक एक्स वाई, 12वीं पास करके यहां तक आ गए हैं, घर वालों ने राज तिलक करके भेजा कि मेरा बेटा मेरी बेटी सीए करेंगे, और यहां आकर क्या पूछ रहे हैं, एक्स को एक्स क्यों बोलते, वाई को वाई क्यों बोलते हैं? ये क्या है? बताओ भैया आप, ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक्स वाई क्यों है, और ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट का जो लॉजिक है, ये कहां से आया है? सही जवाब देने वाले को उसकी पसंद की चॉकलेट मिलेगी। सिल्क, डेरी मिल्क, किटकैट, बॉर्नविल। हाथ खड़ा करके जवाब देना पड़ेगा। ये फ्रंट रो में बैठे वो बच्चे अलग स्वैग में रहते हैं, यहां से बात करते हैं। हाँ ये है रीजन। तो हाथ तो खड़ा कर भाई। मैं हमेशा इसमें पीछे वाले बच्चों के साथ रहता हूं, क्योंकि मैं जीवन में हमेशा पीछे ही बैठा हूं। मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है, लंबा हूं बहुत। आगे भी बैठता था, पीछे भगा देती टीचर, पीछे जाओ। वो आगे छुटके जो होते हैं, उनको दिखता नहीं था, तो पीछे बैठे वाले को ये प्रिविलेज नहीं मिलता कि टीचर से डायरेक्ट बात कर ले। तो बताओ भैया, कहिए गुरु, कुछ कहने को है? सर बवाल आप ही बनाए हो, आप ही सुलझाओ। मन में आ रहा होगा, फीस आपको दी है, संभालना आपको है। यस मेरे बच्चे। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, आप बैठ के बोल सकते हो बेटा, बोलिए। बाकी सब चुप। हम्म, एक मिनट, मेरे ख्याल से वो जो कहना चाह रहा है कि जैसे मेरा नाम पंडित जी ने 10 से रखा, तो ऐसे ही जिसने जिस टॉपिक को खोजा उसने एक्स वाई जेड रख दिया। इतना तो सही है जवाब। पर ये लॉजिक आ कहां से रहा है, ये पूरा एक्स वाई जेड ये क्यों आया है, वहां तक जाना है अपने को। हाँ हाँ, तू चुप रहे। तू पिछली बैच में से सुन के यहाँ बैठा है, तेरी शक्ल याद है मुझे। ऊपर बैठा था तू 301 में। तू वही है, एक ननन देवरानी जेठानी में से एक। बोल, सही पहचाना कि नहीं? बाकी तेरे टोली वाले सदस्य तो ऊपर वाली बैच में। हाँ तो फिर तू चुप रहे, तेरे से डबल चॉकलेट ले लूंगा मैं। यस मेरे बच्चे। ओके ए वो हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई वर्टिकल को। ओके, एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो मेरा सवाल है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस का लॉजिक डेवलप कहां से हुआ है? यस मेरी बिटिया। नेगेटिव पॉजिटिव बराबर नंबर लाइन, और यूं भी नंबर लाइन ही जाती है आज भी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दो नंबर लाइन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। एक एरिया में नेगेटिव है, एक एरिया में पॉजिटिव है, वही है। जी जी जी। मेरा सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरा पॉइंट ही वहां आ रहा है, इधर बच्चों ध्यान दो। सर ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है आपने, सेंटर में जीरो, ये एक्स, ये वाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये आया कहां से, किस लॉजिक से, किस बेस पे आया है? ये अल्फा बीटा वाले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये गजल राय यहाँ क्या करने आ गए? तूने शिफ्ट मार दिया क्या? बताओ भैया। ए भैया, श्श्श,
अगर इस पे चर्चा करो तो ठीक, गूगल पे भी ढूंढ लोगे तो डायरेक्ट मिलना नहीं है। हाँ वो नहीं मिला, मालूम है मेरे को। जीपीटी भी नहीं बता पा रहा। जीपीटी भी नहीं बता पा रहा, बताओ। जी भाई, चैट जीपीटी ने बता दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आया है, तो चॉकलेट जीपीटी को दूं? जीपीटी को मैं बोल रहा हूं, ये भी बता रहा हूं, वो आंसर सही नहीं है। मेरा सवाल और गहरा है। वो नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे चुके हो आप भले, उसने भी किस बेसिस पे दिया है? आधार क्या है इस चीज का? अक्षत ने भी ट्राई तो करा इधर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये ऑनलाइन वालों को अलग बेनिफिट है, वे धीरे से कोने में जाकर टुक 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 दे पेस्ट, पढ़ेगा टीचर। टीचर को सिखाने बैठे हैं ये लोग। अब सारे बच्चे एक बात पे ध्यान देना जरा, छोड़ दो मोबाइल, उल्टा करके रख दो प्लीज। उल्टा करके रख दो, समझने की बात है, वहां नहीं है। आपको क्या लग रहा है मैं इतनी आसानी से चॉकलेट अवेलेबल करवा देता? यू हैव टू अर्न इट। बॉर्नविल चॉकलेट देखी तुमने, खाई है कभी? थोड़ा सा रिच और इवॉल्व टेस्ट है वो। तो बॉर्नविल की जब पहली बार ऐड आई थी ना, तो यही होते थे, बॉर्नविल यू डोंट परचेज इट, यू अर्न इट, यू अर्न इट टू ईट इट, ऐसा होता है बॉर्नविल के लिए। सो ये चालू कहां से हुई कहानी? ये कहानी चालू हुई इस बात से कि ये जो फंडा है ना जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बेसिकली आया है पृथ्वी सृष्टि के बनने से। सुनना जरा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आपको करोड़ों साल पहले जाना पड़ेगा, जब इंसानियत या ब्रह्मांड अलग ही था और कुछ भी नहीं था ना। पॉइंट इज, सर एक जो धरती है वो ऐसी एक उबड़ खाबड़ गेंद की तरह बनी हुई है, हाँ या ना? और धरती के सेंटर में कोर ऑफ द अर्थ है, और उस कोर ऑफ द अर्थ के अंदर बहुत सारी आग, बहुत सारा टेम्परेचर है। ये हम लोगों ने स्कूल में सीखा होगा कि धरती बनी कैसे। एक दिन भुटुम करके बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ और आग का गोला बना, और उस आग के गोले से लगातार लपटें निकल रही थी, और वो ब्रह्मांड के कोल्ड एटमॉस्फेयर से कनेक्ट में आ रही थी, हाँ या ना? वो ब्रह्मांड के कोल्ड एटमॉस्फेयर के कनेक्ट में आई, तो धीरे 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 वो आग के लपटे जब निकल निकल के निकल के चारों तरफ पहुंची, हाँ या ना? जब चारों तरफ पहुंची, तो होते 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 आसपास जब वो कोल्ड एटमॉस्फेयर के कनेक्ट में आई, तो वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लग गई। कोई बहुत गर्म चीज जब किसी ठंडे वातावरण के साथ कनेक्ट होती है, तो या तो वो जम जाती है, या तो वो सॉलिडिफाई होने लगती है, या शेप आने लगता है उसका। वॉल्केनो में से निकलता हुआ लावा देखा है आपने? हाँ, अच्छा है, नहीं देखा, जाना भी नहीं है वहां पे, मर जाएंगे अपन। पर पिक्चरों में ऐसा देखा होगा कि यूं जाता है। तो वो क्या होता है सर, वो जेली टाइप का होता है, लिजलिजा बिल्कुल, जैसे थिक चाशनी देखी हो कभी, या जैसे केचप देखी हो, रहता ना, तो वो ऐसा रहता है। तो ऐसे ही वो क्या हुआ समझना, ये जो आग का गोला था, उस आग के गोले से लपट लगते 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 सब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लग गया। अब क्या होता है, जब सॉलिडिफाई हो रहा है तो वो टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं, इससे ही चिपकते जा रहे हैं, इससे ही चिपकते जा रहे हैं। अब चिपकते चिपकते क्या होता है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसे ऐसे ये चिपकते गिरते जा रहे थे, यूं 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 यूं। और होते होते वो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट राउंड थे, या उबड़ खाबड़ हो गया। आज भी धरती आपको सैटेलाइट से एक प्रॉपर गेंद की तरह दिखती है, वो एक्चुअल में प्रॉपर गेंद है या उबड़ खाबड़ है? उबड़ खाबड़ है, तो वो ऐसा होते गए। अब सवाल ये उठता है, ऐसा पतले पापड़ जैसा है, या ऐसा नीचे आने के बाद ऊपर भी चढ़ता गया है इसके कोर के ऊपर? जैसे कोर है तो पहले तो वो नीचे लटक गया पूरा, नीचे लटका तो सिर्फ ऐसा पतले पापड़ जैसा है, या पूरा लटका होगा? पूरा लटका होगा, फिर होते होते उसके ऊपर आया होगा। तो ये जब ऐसे ऊपर आता गया, और ऊपर आकर ये एक गेंद नुमा हुआ है, पर वो गेंद थर्ड डायमेंशन है, तो वो थर्ड डायमेंशन में स्क्रीन पे दिखा पाऊंगा क्या आपको? क्योंकि ये स्क्रीन तो 2D है। आप और मैं कौन है? 3D है अपन, 3 डायमेंशन है ह्यूमंस, पता है ना? तो अब क्या होता है कि ऐसी गेंद बनी, ऐसी गोल सी,
और वो गेंद वो सृष्टि है जिस पर आप और मैं अभी बैठे हैं। उसी सृष्टि के बहुत से कॉन्टिनेंट्स के, एक कॉन्टिनेंट के, एक देश में, एक स्टेट के, एक शहर के, एक कॉलोनी के अनेक प्लॉटों में से एक प्लॉट में, एक प्लॉट की एक बिल्डिंग के अनेक कमरों में से, अनेक सीटों में से एक सीट पे आप बैठे हो। क्या जूम इन मारा अपन ने, देखा? और ये धरती सौर मंडल की है, और सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में है, और ऐसी अनेकों गैलेक्सीज हैं। तो तुम और मैं कितने तुच्छ हैं ये भी सोच लो। और इतना सा तुच्छ प्राणी गिनती के 70-80 साल आ रहा है, उसमें भी पढ़ पढ़ के मर रहा है। देखो सर ज्यादा मत बोलो, अभी क्लास छोड़ के निकल लेंगे हम यहां से, है कि नहीं? हाँ सर सत्य तो है ये, क्या ही कर लेंगे। फिर याद आता है गाड़ी घोड़ा बंगला, स्विमिंग पूल वाला घर, हैंडसम मनी। हाँ वो डे वन का उसको लेक्चर याद है, पैसा चाहिए सर। तो ये सृष्टि ऐसी बनी है। अब कुछ एक बच्चे अंदर ही अंदर में, हाँ तो सृष्टि का एक्स वाई से क्या कनेक्शन? अगला सवाल ये देखना मेरे भाई, जिसने इस चीज को समझा और जाना वो समझ गया कि धरती के अंदर तो शून्य है, वहां तो हम जा ही नहीं सकते, हम उसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। यस और नो? तो अब धरती को परिभाषित नहीं कर सकता, धरती पहले दिन कैसी बनी होगी? सुनना जरा, इधर देखना। वो जब लावा निकला होगा तो यूं बना होगा या पहले यूं गया होगा? यूं फैला होगा, नीचे लटका होगा, फिर ऊपर चढ़ा होगा। यस और नो? नहीं आया? आया। तो पहले यूं बना, फिर वो यूं बना, और फिर वो तीसरा डायमेंशन सामने आया होगा। यस और नो? और आपकी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति वहीं तक जाती है जहां तक आपकी भाषा होती है। ये लाइन बड़ी गहरी है, समझना। तुम्हारी मेरी भाषा जितनी समृद्ध होगी उतना तुम्हारा मेरा एक्सप्रेशन होगा। तो होता क्या, आप जिसने ये सब सोचा समझा जाना, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, शायद इन्होंने कहा था, उन्होंने एक्स वाई जेड रख दिया नाम। हाँ उन्होंने एक्स वाई जेड रखा, पता क्यों रखा? क्योंकि उसकी भाषा इंग्लिश थी, और इंग्लिश भाषा के आखिरी 3 अल्फाबेट कौन से हैं? जब बात एक्सप्रेशन पे समाप्त होने को आती तो आदमी अंत ही यूज करता ना, बोले ठीक है भैया एक्स वाई जेड, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास कहने के लिए। और एक्स रखा वर्टिकल को, वाई रखा, सॉरी, एक्स रखा हॉरिजॉन्टल को, वाई रखा वर्टिकल को, और एक्स वाई बन के तैयार हुए तो ही तो जेड बना, तो इसलिए जेड एक्सिस। वो जेड एक्सिस स्क्रीन पे दिख पा रहा है? हाँ सर नहीं। सो एक्स वाई एंड जेड। तो इस तरह से तो आप जितने भी ग्राफ बनाते हो ना बेटा, वो ग्राफ इसी लॉजिक पे आधारित होकर बनते हैं कि धरती की जो उत्पत्ति है, और उसके बाद जो नंबर लाइन वाली बात मेरे बच्चे ने बोली इधर से, कि नंबर लाइन को दो तरफ से रखा गया, शून्य के आर पार, शून्य के पीछे नेगेटिव, शून्य के आगे। तो शून्य, ये शून्य है सेंटर में, इधर क्या है? नेगेटिव। इधर क्या है? इधर। तो अब जब हम डायग्राम बनाने निकलते हैं तो जितनी भी चीजें करते हो आप, तो इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई, एक्स एक्सेस था तो ही वाई बना। आया ना? मैथमेटिक्स में कभी भी देख लेना, तुम जब पढ़ते लिखते हो मैथमेटिक्स में, तो फंक्शन ऑफ वाई होता है या फंक्शन ऑफ एक्स होता है? फंक्शन ऑफ एक्स से वाई आता है। आया ना? आपने स्कूल में पढ़ाई में ये भी देखा होगा, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ऐसा भी सुना होगा मेरे बच्चे। हाँ या ना? इसका मतलब y अपने आप आता है या x के आधार पर डिराइव होता है? यही लॉजिक यहां लगाना। x के आधार पे जब डिराइव हो रहा है, तो मैं x पे कुछ करूंगा, स्क्रीन पे देखेंगे सब, मैं x पे कुछ करूंगा तो उसका प्रभाव मुझे y पे नजर आएगा। और ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव है।
तो मेरा एक और सवाल से सवाल निकल के आता है, सर 1 जो है एरिया क्वाड्रेंट 1, वहां पे दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए आप देखना आपके जितनी भी पढ़ाई के ग्राफ हैं वो सब फर्स्ट वाले में ही मिलेंगे आपको। तो बच्चा आप जितना यहां तक अगर इतना समझाने जाओ तो बच्चा पूछता है तो फिर फर्स्ट वाले में ही क्यों मिलेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्यों नहीं? क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ में कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव है। अब इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूं आपको, बहुत मैथमेटिक्स यूज ना करते हुए। कुछ करोगे तो क्या क्या हो सकता है वो दिखेगा। आई रिपीट, ध्यान देना, कुछ करोगे, ब्लू कलर से देखो, तो क्या क्या होगा वो देखा जा सकता है, लेकिन कुछ करने से क्या क्या नहीं हुआ ये कभी गिना नहीं जा सकता। क्या मतलब? फिर से बोलना। आपने सीए ज्वाइन करा, अगले 3 साढ़े 3 साल आपके जीवन में जो होगा वो देखा और गिना जा सकता है। अब आपने सीए ज्वाइन करा तो उसके चक्कर में आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और अपना डांसर, सिंगर, एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉलर, कुक नहीं बन पाए, तो ये तो गिन ही नहीं सकते आप। कुछ करने से क्या क्या हुआ वो गिना जा सकता है, लेकिन कुछ करने से क्या क्या नहीं हुआ वो, इसीलिए हमारे मैक्सिमम डायग्राम कहां दिखते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखते हैं। पिछले 10 मिनट में जो मैंने समझाया ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि छठी सातवीं में बच्चों को अगर पहली बार शांति से बिठा के ये कहानी सुना दी जाती तो जीवन के कितने ग्राफ आसान हो गए होते, कि पता चल जाता कि x इज द कॉज, y इज द इफेक्ट। तो मैं x में जो चेंज करता हूं उसका y पे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर ये मैं लॉजिक से बनाने लग गया हूं तो ग्राफ रटना नहीं पड़ेंगे। मैं एक बार कॉमर्स टीचर एसोसिएशन में गया था, कुछ सेशन था बोलने के लिए, तो वहां पे भी बोला मैंने क्यों नहीं समझाते हैं, तो बोले हम आगे से करेंगे, फिर नहीं करा उन्होंने। कितने ही बच्चे बेचारे जो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे रट रुटा के स्कूल गए होंगे वो तो वही जानते हैं। कितने सारे बच्चे बोले सर क्या ही बताएं आपको। अब थोड़ा दर्द कम होगा यहाँ पे कि सर अभी अभी सुनो, आखिरी ट्विस्ट बाकी है। अच्छा और है अभी, सुनो सुनो, ओए ध्यान दो। तो सर कायदे से तो अब आप मुझे बताओ, प्राइस से डिमांड है या डिमांड से प्राइस है? लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा तुमने? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ द प्राइस गोज डाउन द डिमांड गोज अप, इफ द प्राइस गोज अप द डिमांड गोज डाउन। तो प्राइस से डिमांड है या डिमांड से प्राइस है? तो उस हिसाब से ग्राफ में कहां पे क्या होना चाहिए? है। हम्म। हाँ, एक्स में कॉज, वाई में इफेक्ट, तो प्राइस से डिमांड है तो प्राइस कहां लिखूं और डिमांड कहां लिखूं? सर पिछले 10 मिनट में जो इतनी मेहनत करी उस हिसाब से तो यही, लेकिन अब अगर समझदार बच्चा वहीं पे प्रिंटेड मेरा नोट्स वोट्स देखेगा, है उल्टा लिखा है, यहाँ तो पिछले 10 मिनट में मूलचंदानी ने सब गलत पढ़ा दिया है, यहाँ तो किताब गलत है। और जनरली किताब गलत होती नहीं है, ये मूलचंदानी पता नहीं क्या फूंक क्या आया और क्या क्या बता रहा है हमको, ये है कि नहीं? ना मैं गलत हूं ना किताब गलत है, तो मैं कहां गलत हुआ भाई? तब आप बोलोगे हम ही गलत हैं। आप भी गलत नहीं हो। एक छोटी सी सिचुएशन है जो मुझे आपको समझानी है। कायदे से तो एक्स पे प्राइस आनी चाहिए, वाई पे डिमांड आनी चाहिए, जितना अपन ने पढ़ा है। अब मैं अगर आपको बोलूं क्रिकेट, कितने लोग शौक रखते क्रिकेट देखने जानने समझने का? तो मैं एक लाइन आपको बताता हूं। यू नो सचिन तेंदुलकर, सर वो तो गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता था, उसको कैसी बात कर रहे हो आप? महान खिलाड़ी है बहुत वो, आया ना। एक लाइन बोलता हूं, आपको पता है सचिन तेंदुलकर बैट गलत पकड़ते हैं। उनके हाथ का जो ग्रिप है, जैसे अपन यूं पकड़ते हैं बैट, उनका हाथ थोड़ा और ज्यादा अंदर जाता है। मुथैया मुरलीधरन, नाम सुना है? श्रीलंका के बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं। 900 विकेट लिए उन्होंने अपने करियर में, 900। और उनके हाथ, जैसे आप और मैं यूं करो तो हाथ अपने यहीं तक जाता है, उनका ये हाथ यहां तक आ जाता है। आप करके देखो, अपन यहां तक जा पाते हैं बड़ी मुश्किल से, उनकी पूरी उंगली टच हो जाती है यहां। तो वो स्पेशली गिफ्टेड थे।
तो वो जो स्पिन करते थे बॉल को, वो ज्यादा करते थे। सचिन बैट गलत पकड़ता था, और दोनों महान खिलाड़ी हैं। तो सर ठीक है ना, गलत बैट पकड़ने से अगर सचिन बनते तो क्या दिक्कत है? ये वैसी वाली बात है, कुछ अच्छा करने में दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। ऐसी एक कहानी मैंने मेरे सर से बात कर ली थी। मैंने, सर ये देखो इकोनॉमिक्स में गलती है, कॉज एंड इफेक्ट का प्रॉब्लम है, दुनिया में सारी किताबें गलत हैं, अपन ने नई खोज की है, चलो अपन चलें शिकायतें करें, नोबेल प्राइज जीत के आएंगे। सर की अगली लाइन, मुंह धोया है? अरे टीचर तो टीचर होते ना। मैंने, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले पूछ रहा हूँ, मुंह धोया है? मैंने हाँ ब्रश भी किया है। तो भी अकल नहीं आई? मैंने क्या? बोले तू जो बोल रहा है टेक्निकली सही है, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने मतलब? बोले तू एक्स और वाई में प्राइस और डिमांड लिख रहा है, तो उसकी जगह डिमांड प्राइस लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा ग्राफ सेम ही बनेगा। मैंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले बना के देख ले। ये देखो, अपन ने टेबल लिया, लॉजिक क्या कहता है, प्राइस किधर होना चाहिए और डिमांड कहाँ होनी चाहिए, और किताबों में क्या है? ये देखो 10, 20, 8, 40 समझ में आ रहा है? स्क्रीन देखना सब जने। ये पहला वाला लॉजिक से बना हुआ है, दूसरा वाला बुक से बना हुआ है। ये चश्मे इसको बोलना। तेरा मोबाइल है ना, नहीं नहीं, ब्लैक शर्ट के पास में तेरा मोबाइल है ना, उठा के फेंक दूंगा अब। तू नीचे घुस के गोद में मोबाइल से खेले जा रहा है, पड़ोस के दो लोग झांक रहे तेरे मोबाइल में, मेरे को उनकी चिंता है, तेरे को तेरी चिंता नहीं, तो हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गया? अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे निपटा दूंगा। जी, पहला लॉजिक क्या कहता है सर, प्राइस और डिमांड। तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। सर 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए पर 100 की डिमांड। ये ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता, कि बना के दूं? तो 2 पे 100, 4 पे 80, 6 पे 60, 8 पे 40, 10 पे 20। यस और नो? पक्का? एज पर लॉजिक डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। सर अब अपन एज पर किताब आते हैं। प्राइस किधर चला गया? वाई पर। और डिमांड कहां आ गई? एक्स पर। देखो, 2 पे 100, 4 पे 80, 6 पे 60, 8 पे 40, 10 पे 20। सेम? हेलो? सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बराबर है? तो अब क्या करें बताओ? सर चलो आपकी बात मान भी ली, गलत भी बनता है, तो फिर उसको सुधारना चाहिए ना। वेलकम टू द डिफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेलकम टू द गलत बैट पकड़ना ऑफ सचिन, वेलकम टू द डिफेक्टिव और डिफरेंटली एबल्ड हैंड ऑफ मुतैया मुरलीधरन। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ने जाते हो, तो 2 चैप्टर, डिमांड एंड सप्लाई, इनके ग्राफ मैथमेटिकल लॉजिक से उल्टे चलते हैं। उल्टे चलने के बावजूद उनके ग्राफ के शेप में कोई चेंज नहीं आता, तो ये शुरू से चला आ रहा है। इतना सुनने के बाद हो जाती दिमाग की दही। बच्चा आखिरी में बोलता है, हाँ तो फिर मुझे क्या करना है ये बताओ आप। सर दिल की बात बोली आपने। बोलो हाँ। हाँ, आपको क्या करना है सुनो। आपको है ना एक ऐसा छोटा सा वो बना के रखने का है, फॉर डिमांड एंड सप्लाई ओनली कॉज एंड इफेक्ट उल्टा, एंड सेकंड फॉर ऑल अदर चैप्टर्स कॉज नीचे इफेक्ट ऊपर। लिख के रखो, जहां पे डिमांड शेड्यूल डिमांड कर रहे ना, वहां बना वैसे छोटे दो।
हाँ भैया, नोट कर लिया? तो हाँ, क्लियर। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपना डायग्राम कैसा बनेगा? सर वो तो ऐसे ही बनेगा जैसा बन रहा है, डिमांड नीचे प्राइस इधर, लेकिन अब अपने को कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। सर बाकी के चैप्टर्स में ये भी प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, सिर्फ डिमांड सप्लाई में उल्टा चलेगा। अब जैसे आगे आपको मैं कंजम्पशन पढ़ाऊंगा, तो कंजम्पशन में जितना कंजम्पशन करोगे उतनी यूटिलिटी आएगी, तो कंजम्पशन एक्स एक्सिस पे होगा और यूटिलिटी वाई एक्सिस पे। प्रोडक्शन चैप्टर होगा तो जितने फैक्टर्स लगेंगे उतना आउटपुट आएगा, तो फैक्टर्स होंगे एक्स एक्सिस पे, आउटपुट होगा। कॉस्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो जितना आउटपुट निकालोगे उतनी लागत लगेगी, तो आउटपुट मिलेगा आपको एक्स एक्सिस पे, कॉस्ट मिलेगी वाई एक्सिस पे। तो आज और आज के बाद हम लोग जब तक ग्राफ का लॉजिक क्लियर नहीं होगा हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ लेते हैं। आगे वाले के सर पे हाथ मत रख देना और मेरे साथ रिपीट करेंगे। हम शपथ लेते हैं। तू कब लेगा शपथ? तेरे को अलग से पीले चावल दूं क्या? हम शपथ लेते हैं, हम आज और आज के बाद हर डायग्राम को चुन चुन के समझेंगे और बिना लॉजिक के ग्राफ नहीं बनाएंगे। अगर सर भूल जाएं तो उन्हें याद दिलाएंगे कि कॉज एंड इफेक्ट बताओ, और अगर हम ऐसा ना करें तो भगवान करे हमारा पेपर बिगड़ जाए। आखिरी वाली लाइन नहीं मानेंगे हम, बराबर? ठीक है, आज की बातचीत को यहां विराम देते हैं, आगे का डिस्कशन अगले लेक्चर में। धन्यवाद। निशा मैडम रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे होंगे ना? एनपीए ऐप पे आ रहे होंगे आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स? आ रहे हैं ना? मेरे इकोनॉमिक्स फॉर सीएससीएस ऐप में मिल जाएंगे आपको, फर्स्ट चैप्टर के तो हैं ऑलरेडी।